नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के अशोक विहार में राहुल गांधी की रैली में केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा गया है। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। रैली होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी ये रैली करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को रैली के लिए न्योता नहीं भेजा गया। इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से जब भी दिल्ली में या फिर देश के किसी भी राज्य में विपक्ष की रैली होती है, संयुक्त रैली होती है, तो वहां पर तमाम दिग्गज एक साथ नजर आते हैं, विपक्ष के बड़े चेहरे एक साथ नजर आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। और मैं आपको कह रहा हूं, जो देखिए, जो आप नरेंद्र मोदी जी से कहलाना चाहते हो, मुझे बोल दो, मैं उनके भाषण में कहला दूंगा। मैंने उनसे कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम नहीं लेते हो। आपको अदानी और अंबानी का नाम लेना चाहिए। उसके दो तीन दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कंचन कनोडिया जुड़ चुकी है। कंचन, देखिए, राहुल गांधी रैली करते हैं दिल्ली में, लेकिन अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं। क्या स्वाति मालीवाल केस से किनारा करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, हम दिल्ली के अशोक विहार रामलीला मैदान में इस वक्त स्थित है। हमारे ठीक पीछे राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पे जनता को संबोधित कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी तमाम जहां राज्यों में राहुल गांधी जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन राज्यों में उन स्टेट पार्टीज है, उनके लीडर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन यदि बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल आज इस मंच से कहीं दूर है और नदारद है। यदि कहे हम, आपने जैसे कि कहा कि आम आदमी पार्टी से दूरियां बनाते हुए नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। जैसे कि हालांकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी, और यदि बात करें कांग्रेस की, तो 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन आज की राहुल गांधी की इस रैली में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के कोई भी सीनियर लीडर इस महारैली में मौजूद नहीं है। हालांकि तमाम बयानों में कहा गया है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि ये पूरा लोकसभा चुनाव जो है, मतदान जो है दिल्ली की 7 सीटों में 25 तारीख को है, तो समय इसलिए राहुल गांधी अलग और केजरीवाल अलग अपनी रैलियों लोगों को संबोधित करें। लेकिन यदि आप पूरा चुनाव में देखें, तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जिन से बाहर आए हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, किसी का भी कोई बयान उनके बाहर आने को खुशी जताने वाला नहीं आया है। तो कोई बयान नहीं दिया। और आज जब इस मंच से दिल्ली में राहुल गांधी जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पे केजरीवाल उनकी आम आदमी पार्टी से कोई भी सीनियर नेता यहाँ पे मौजूद नहीं। तो हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के हाईकमान लगातार अरविंद केजरीवाल की जो मानस में बाहर है, वो कार्य को सरेंडर करना है। कहीं ना कहीं अपनी स्वाति मालीवाल वाला केस पिछले 5 दिनों की 13 तारीख से उठा हुआ है। तो जहाँ कांग्रेस पार्टी महिलाओं की, आदि आबादी की, युवाओं की बात कर रही है, जनता ठीक है कंचन, देखिए, स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति उस पूरे मुद्दे पर हो रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है, जिस तरीके से आज रैली हुई है, अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा गया। अब तक तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ हर मंच पर नजर आ रहे थे, मजबूती के साथ चुनाव प्रचार दोनों ही पार्टियां कर रही थी। अब चुनाव नजदीक है, 25 मई को मतदान होना है, और वक्त जैसे ही नजदीक आया, जिस तारीख का इंतजार किया जा रहा था दिल्ली में 25 का, जैसे ही वो तारीख नजदीक आती है, तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से किनारा कर रही है, खासकर कांग्रेस पार्टी किनारा कर रही है। तो चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा इन सब चीजों का? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 न्याय 25 गारंटी न्याय पत्र निकाला है, उसमें कैटेगरी कहना है कि महिलाओं हमारे आधी से ज्यादा आबादी है और हमें उनकी समस्याओं को दूर करना है, उन्हें शिक्षित करना है। इस तरक्की में महिलाओं का अहम रोल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का केस सामने निकल कर आता है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से किनारा करती हुई नजर आ रही है। हम मान सकते हैं जब कांग्रेस पार्टी महिलाओं का मुद्दा उठा रखी है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि
यदि हम अरविंद केजरीवाल का सामने आए महिलाओं का मुद्दा कहीं ना कहीं जो हम उठा रहे हैं तो जनता में गलत नैरेटिव सेट होगा कि अपनी ही महिला राज्यसभा सांसद के साथ गलत व्यवहार कर चुनावों में उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए ये तो माना जा रहा है कि देखिए राजनीतिक दौर है, लोकसभा चुनाव का दौर है, 4 चरण हो चुके हैं, 5 का मतदान होना अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बड़ा ही संभल के अपने कदम रख रही है, लगातार महिलाओं का मुद्दा उठा रही है, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रही है। स्वाति मालीवाल का केस ठीक है कंचन, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब फूक फूक करके कदम रख रही है, सोच समझ करके कदम आगे बढ़ा रही है, तो ये किनारा इसीलिए है कि कांग्रेस पार्टी को अब खतरा नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी से। अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला मामले, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले उनकी कार्रवाई तमाम, जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है पहले उनका समर्थन कर रहे थे, केजरीवाल को बेल मिलती है पहले उनका समर्थन कर रहे थे, पहले मंच दिल्ली में साझा राहुल गांधी जी थी, सोनिया गांधी जी थी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, लेकिन अचानक से जब उनकी जमानत हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का, चाहे बात करें राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी वाड्रा की, सोनिया गांधी की, तो उनकी जमानत से अपनी किसी साथ लेना कहीं ना कहीं इशारा करती है कि कांग्रेस पार्टी उनसे दूरियां बना रही है। क्योंकि जब उनका जब जेल में नहीं गए तो उनकी कार्रवाई कर रही थी, उससे पहले इंडिया गठबंधन के साथ उनका सीट साझा करना, वहां पर अरविंद केजरीवाल की जब बदली भी आती है बाहर आ जाती तो कांग्रेस पार्टी अचानक से चुप्पी पा रही है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जिस प्रकार से तमाम सीटों का बंटवारा हुआ और जब सीट शेयर करने की बात आज आई तो राहुल गांधी किनारा करते हुए नजर आए। आपको बता दूं आज जब राहुल गांधी सीट पर है तो तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, संविधान की लगातार वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने तमाम अभिवादों को जनता को गिनवाया है, तमाम मीडिया को लेकर, अदानी अंबानी को लेकर संबोधन में लगातार अपना वार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हें चैलेंज भी कर रहे हैं। लेकिन यदि बात करें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, तो अभी तक राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का नाम कहीं भी नहीं है। तो हम लोग मान सकते हैं कि लगातार इस प्रकार का सिनेरियो शुरू हुआ था, राहुल गांधी लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर कितनी साधे हुए ठीक है, चलिए ठीक है कंचन, जिस तरीके से आज रैली होती है, अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं तो राजनीति तो हो ही रही है, सवाल भी आम आदमी पार्टी को लेकर के तमाम उठ रही है। इन सवालों के जवाब में आम आदमी पार्टी कब क्या कुछ कहेगी इसका भी इंतजार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी रैली कर रही हैं दिल्ली के अशोक विहार में, रामलीला मैदान में, लेकिन इस रामलीला मैदान में अब से पहले हमने एक मंच पर पूरे विपक्षी गठबंधन को एक साथ देखा था, उस समय भी देखा, उसके बाद रांची में भी हमने पूरे गठबंधन को एक साथ देखा, लेकिन आज तस्वीरें कुछ बदली हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी रैली को संबोधित तो कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में होने के बाद भी केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा गया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई और घर बैठे बिठाए बीजेपी को एक बार फिर से मुद्दा मिल गया है विपक्ष पर सवाल उठाने का। तो तमाम सारे सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं ताकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस चुनाव प्रचार में अब रोड़ा बनती हुई नजर आ रही है स्वाति मालीवाल का मुद्दा, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने किनारा किया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5वें चरण के लिए जो चुनाव हो रहा है उसका शोर तो थम गया है, लेकिन 20 मई को 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 49 सीटों पर मतदान होना है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो देखिए ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 5वां चरण है, जिसमें कि 8 राज्यों में चुनाव होना है। 49 वो सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट है जहां पर वोट डाले जाएंगे, लद्दाख की भी 1 सीट है, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा बिहार का जिक्र किया जाए तो बिहार की 5 सीटें ऐसी है जहां पर मतदान होना है 20 मई को। इसके अलावा झारखंड में 3 सीटों पर मतदान होना है, ओडिशा में 5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर और महाराष्ट्र में 13 सीटों पर मतदान होना है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको उस राज्य की वो सीटें बता रहे हैं जहां पर मतदान होना है। 5वां चरण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 20 मई वो तारीख यानी कि सोमवार का वो दिन है जब 8 राज्यों में मतदान होगा। 49 वो सीटें हैं जहां पर मतदान होगा और किस राज्य में कितनी सीटें ये भी आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 1, लद्दाख में 1, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान होना है, 14 सीटें हैं और सबसे ज्यादा सीटें भी लोकसभा की अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में ही आती है और इसीलिए ही कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश की सत्ता से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 13 सीटों पर मतदान होना है।
बिहार में 5 सीटों पर मतदान होना है, झारखंड में 3, ओडिशा में 5। और इस बार का चुनाव बेहद ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा अगर नजरें टिकी हुई है तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में भले ही 14 सीटों पर चुनाव होना हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है वो है रायबरेली। रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में उतरे हुए हैं, इसलिए रायबरेली सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि इस बार क्या जो रायबरेली की सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती है या नहीं जाती है, ये आपको बता रहे हैं। इसी के साथ आपको कुछ और महत्वपूर्ण सीटें वो बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि 14 सीटों पर चुनाव होना है, वो कौन कौन सी 14 सीटें? लखनऊ में चुनाव होना है, अमेठी में होना है, रायबरेली जिसका हम जिक्र कर ही रहे थे सबसे महत्वपूर्ण सीट है और सभी की निगाहें रायबरेली पर टिकी हुई है। राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। मोहनलालगंज और जालौन, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, गोंडा, बाराबंकी, केसरगंज और फैजाबाद में भी वोटिंग होनी है। ये वो 14 सीटें हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 20 मई को मतदान होना है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब वो 5 सीटें कौन सी है? मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, हाजीपुर और मधुबनी। ये वो 5 सीटें हैं जहां पर 20 मई को बिहार में वोट डाले जाएंगे। पांचों ही सीटें बेहद ज्यादा खास है, इसीलिए बीजेपी ने पांचों ही सीटों पर दमखम किया है, दमखम लगाती हुई नजर आई है। चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में पहुंचे और शाह भी कई बार बिहार पहुंचे। झारखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर 3 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें कि चतरा, कोडरमा और हाजिरबाग, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव होना है। अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। यहां पर 7 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। अब वो 7 सीटें कौन सी हैं ये भी आपको बता देते हैं। हावड़ा, हुगली, आरामबाग, बनगांव, बैरकपुर और उलबेरिया, ये वो सीटें हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा का भी जिक्र कर लेते हैं। ओडिशा में भी 20 मई को 5 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें जो सीटें हैं वो है बारगढ़, अस्का, कंधमाल, बोलनगिर और सुंदरगढ़। ये वो 5 महत्वपूर्ण सीटें जहां पर वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में 5वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। और मुंबई, उत्तर मुंबई, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण, ठाणे, कल्याण, पालघर, धुले, डिंडोरी, भिवंडी और नासिक, यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। तो ये हमने वो सभी सीटें आपको बताई है जहां जहां पर 20 मई को मतदान होना है। तो लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। 5वें चरण में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। अब आपको बता देते हैं लोकसभा चुनाव में 20 तारीख को कांग्रेस 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वो सीटें आपको बता रहे हैं जहां पर कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है। 2019 का भी जिक्र कर लेते हैं। 2019 में कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। इस बार जहां जहां पर चुनाव हो रहा है उनमें से सिर्फ 1 ही सीट है जो कि 2019 में कांग्रेस के खाते में गई थी। 10 सीटों पर एसपी चुनाव लड़ रही है। 20 मई को जो चुनाव होना है उनमें से 10 सीटें ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है। 10 सीटों पर अपने दिग्गज उन्होंने उतारे हुए हैं। 2019 का अगर जिक्र किया जाए तो 2019 में इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। तो ये पांचवें चरण के हम आपको बता रहे। टीएमसी का जिक्र कर लेते हैं तो टीएमसी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार 5वें चरण में जो मतदान 20 मई को होना है, ये वो सीटें आपको बता रहे हैं। 8 राज्यों यूटी में 49 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में है। बीजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में अपनी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन सभी की धड़कनें बढ़ी हुई है। आपको अगर 2019 का जिक्र किया जाए तो यहां से 41 सीटों पर जीत जो हासिल है वो भारतीय जनता पार्टी ने की थी। लेकिन 2024 में कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी बीजेपी, इस पर भी निगाहें और इसका जवाब जो है वो 4 जून को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर चुनाव फिलहाल लड़ रही है। 2024 में 19 में इन 18 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने 1 ही सीट पर जीत हासिल की थी। बाकी सीटों पर हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा था। 10 सीटों पर एसपी चुनाव मैदान में है, यानी कि समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये हम 2024 का जिक्र कर रहे हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने अपने जो दिग्गज है वो 10 सीटों पर उतारे हुए। लेकिन ये वो 10 सीटें का अगर 2019 में जिक्र किया जाए तो 2019 में समाजवादी पार्टी को जीत ही नहीं मिली थी, खाता ही नहीं खोल पाई थी समाजवादी पार्टी। टीएमसी 7 सीटों पर चुनावी मैदान में है। 7 सीटों पर अपने दिग्गज उतारे हुए हैं टीएमसी ने, जहां पर 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है।
तो वहां पर टीएमसी ने भी अपने दिग्गज उतारे हुए हैं, बीजेपी ने भी अपने दिग्गज उतारे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी। सभी दिग्गज अपना चुनाव प्रचार कर चुके हैं। चुनाव प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन 20 मई का इंतजार किया जा रहा है। अब साथ ही आपको बता देते हैं, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 यूटी में चुनाव होना है। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा। लोकसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो 49 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान होना है 5वें चरण में, और 20 मई वो महत्वपूर्ण तारीख यानी कि सोमवार का वो दिन है। कुल उम्मीदवार 695 चुनावी मैदान में है, जिनकी किस्मत 20 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगी और 4 जून को ईवीएम मशीनें खुलेंगी और जिसमें पता चलेगा कि किसकी किस्मत का ताला खुला है और किसकी किस्मत का ताला बंद ही रह गया। पुरुष उम्मीदवार की बात करें तो 613 चुनावी मैदान में पुरुष उम्मीदवार इस बार उतारे गए हैं 5वें चरण के लिए। महिला उम्मीदवार सिर्फ 82 महिला उम्मीदवार है जो कि चुनावी मैदान में 5वें चरण में अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। अब पुरुष उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार हमने आपको बता दिए, लेकिन आपको आपराधिक मामले भी बता देते हैं। 159 आपराधिक मामले। करोड़पति उम्मीदवार जो है वो 227 है। जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं उनमें से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, तो करोड़पति उम्मीदवार 227 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि अपना दमखम दिखाते हुए चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। उम्मीदवारों की औसत संपत्ति का जिक्र किया जाए तो 3.56 करोड़ औसत संपत्ति है उम्मीदवारों की। इसके अलावा बीजेपी का जिक्र कर लेते हैं कि बीजेपी के 40 में से 12 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी ने 40 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हुए, लेकिन 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। अब कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस ने 18 उम्मीदवार उतारे हुए, लेकिन 18 में से 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 4 उम्मीदवारों पर जो टिकट दिया है वो ऐसे 4 उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। समाजवादी पार्टी के हम उन उम्मीदवारों का बारे में बता रहे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होना है। बीजेपी ने भी अपने 40 उम्मीदवार उतारे हुए, कांग्रेस पार्टी ने 18 उम्मीदवार उतारे हुए। 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है इस बार के चुनाव में। 5वें चरण का हम ये जिक्र कर रहे हैं जहां पर मतदान होना है। देखिए 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। ऐसे में पक्ष विपक्ष के स्टार प्रचारक जनता को लुभाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए ही सभी चुनावी मैदान में उतरे और अपना दमखम दिखाते हुए नजर आए हैं। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। ऐसे में पक्ष विपक्ष के स्टार प्रचारक जनता को लुभाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने सेनापति बनकर के खुद कमान संभाल रखी है 2024 की, तो वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने नैया पार लगाने का बीड़ा उठाया हुआ है। देश भर में चुनावी सभा, रोड शो और दमखम के साथ रैलियों का रेला देखने को मिल रहा है। और अब जब बात देश की हो तब हमारी राजधानी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। दिलवालों की दिल्ली को भूल जाना मुमकिन नहीं है। हालांकि दिल्ली में 6ठे चरण में चुनाव है। 25 तारीख यानी कि 25 मई को यह मतदान होना है, लेकिन 5वें चरण का प्रचार अभी थम गया है। 5वें चरण का प्रचार थमने से पहले दिल्ली के वोटर्स को साधने की कवायद भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी शाम करीब 5 बजे के आसपास नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जनसभा करने के लिए पहुंचे थे और बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में प्रचार भी किया। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो राहुल गांधी भी आज दिल्ली में दहाड़ते हुए नजर आए। आपने अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी को सुना भी था, वो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। रामलीला मैदान में राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उसी को लेकर के हमने अपने सहयोगी से चर्चा भी की थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है। चांदनी चौक का जिक्र किया जाए तो चांदनी चौक में INDIA के प्रत्याशी के समर्थन में रैली कांग्रेस पार्टी ने की है। किसका पलड़ा भारी, कौन चखेगा हार का स्वाद, ये वक्त ही बताएगा, यानी कि 4 जून को पता चलेगा। आखिर दिल्ली में क्या है जनता का मिजाज और क्या रहने वाले हैं इस बार के रिजल्ट, ये 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल अब बात करें 2024 के चुनाव में हॉट सीटों को लेकर के कि दिल्ली में कौन कौन सी हॉट सीटें हैं, उनके बारे में चर्चा करें तो वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 25 मई को चुनाव होना है, 6ठा चरण है।
नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, फिलहाल सांसद भी हैं, और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि बिहारी वर्सेस बिहारी टक्कर देखने को मिलेगी, कांटे की टक्कर है। हालांकि मनोज तिवारी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रही है। अब चांदनी चौक का जिक्र कर लिया जाए तो यहां से परवीन खंडेलवाल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, और कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल, जो कि अच्छा खासा राजनीति का अनुभव रखते हैं जेपी अग्रवाल, और जेपी अग्रवाल जिस तरीके से मनोज तिवारी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो इधर चांदनी चौक से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका साफ ये कहना है कि जनता उनसे अच्छी खासा प्रभावित है और वो भी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है। अब बात कर लेते हैं नई दिल्ली की। सबसे महत्वपूर्ण सीट है नई दिल्ली, जहां पर पॉलिटिकल पार्टी के, यानी कि यह कहा जाए कि राजनेता तक अपना मत करने के लिए पहुंचते हैं। नई दिल्ली से बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज चुनावी मैदान में है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, तो जो नई दिल्ली की सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा है। तो नई दिल्ली में मुकाबला बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है, इसीलिए सभी की नजर नई दिल्ली पर भी टिकी हुई है। पूर्वी दिल्ली का जिक्र किया जाए तो बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप कुमार चुनावी मैदान में है। और दोनों ही उम्मीदवारों को हमने देखा है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए लगातार पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंच रही हैं। तमाम दावे वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन किसकी किस्मत का ताला खुलेगा 4 जून को ही पता चलेगा, छठे चरण में, यानी कि 25 मई को यहां पर चुनाव होना है। अब नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का बात कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट से योगेंद्र चंदोलिया को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, तो वहीं पर ये जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है, और कांग्रेस की तरफ से उदित राज चुनावी मैदान में है। जैसे कि इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में 7 सीटें आती हैं, जिसमें कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हुए और 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हुए। तो नॉर्थ वेस्ट जो दिल्ली है वो कांग्रेस के खाते में गई है, और तो कांग्रेस ने उदित राज को चुनावी मैदान में यहां से उतारा है। अब साउथ दिल्ली का जिक्र कर लेते हैं। साउथ दिल्ली सबसे पहले तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। बीजेपी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा। रामवीर सिंह बिधूड़ी यहां से टक्कर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सही राम को। तो ये सीट जैसा मैंने बता ही दिया कि आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। सही राम वर्सेस रामवीर सिंह बिधूड़ी यहां पर एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ दिल्ली का ये हमने जिक्र किया। अब बात कर लेते हैं वेस्ट दिल्ली की। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी ने भरोसा जताया है कमलजीत सहरावत पर, और आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है महाबल मिश्रा पर। तो महाबल मिश्रा और कमलजीत सहरावत के बीच वेस्ट दिल्ली में मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही उम्मीदवार लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, और काफी कमलजीत सहरावत का अगर जिक्र किया जाए तो कमलजीत सहरावत की चर्चाएं काफी ज्यादा सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि कमलजीत सहरावत जनता के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन कौन लोकप्रिय है कौन नहीं है ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और चलिए अब बात कर लेते हैं 2019 लोकसभा चुनाव की। 19 के चुनाव में मोदी की लहर पर सवार बीजेपी ने राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करने का दावा किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के सभी उम्मीदवारों ने 50% से अधिक वोट हासिल करते हुए अपना परचम लहराया था। पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 5.78 लाख वोटरों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अब आपको बताएं तो 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव के प्रचार के अभियान की जो शुरुआत है वो आज से कर दी है। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी और पूर्वी दिल्ली सीट से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर के निशाना साधा। साथियों, आप चाहते हैं देश में फिर एक बार मजबूत सरकार बने। आप चाहते हैं दिल्ली के सभी सांसद हमारे जीत करके आए। तो इसके लिए आपको हर बूथ में कमल खिलाना होगा। हर बूथ में कमल खिले, तभी तो देश मजबूत होगा। साथियों,
विकसित होते भारत की राजधानी भी विकसित दिखनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। आपने G20 सम्मेलन के दौरान देखा है कैसे दुनिया के शीर्ष नेता दिल्ली को देखकर चकित थे। आज यहां भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। नया संसद भवन हमारी शान और बढ़ा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल आजादी के बाद देश के जवान इसके लिए मांग करते थे, प्रतीक्षा करते थे। देश का दुर्भाग्य देखिए, जब तक मोदी नहीं आया, दिल्ली में बैठी हुई सरकारों को देश के वीर जवानों के सम्मान में वॉर मेमोरियल बनाने का उनको महत्व नहीं समझ आया। हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है, क्योंकि यहां पर भी 25 मई को मतदान होना है। राज्य में मुख्य मुकाबला का अगर जिक्र किया जाए तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंबाला में बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मोदी ने 10 साल तक हरियाणा की सरकार भी धाकड़ चलाई है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 4 चरण के मतदान में इंडी गठबंधन के सभी दल चारों खाने चित हो चुके हैं। 4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये उनके सारे साथी, सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। इंडी वालों ने देश के खिलाफ जो भी दांव पेच चले थे, उन्हें चुनाव के मैदान में जनता जनार्दन ने खुद पटकनी दे दी है। और हरियाणा तो वो राज्य है जिसकी रगों में देशभक्ति है। देश विरोधी ताकतों को हरियाणा अच्छी तरह जानता है, पहचानता है। और इसलिए हरियाणा का गांव-गांव, घर-घर एक ही आवाज में बोल रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाला के साथ साथ हरियाणा के सोनीपत में भी रैली की। रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब देश विरोधी एजेंडे को छुपा नहीं रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेसी कह रहे हैं कि मोदी ने 10 साल में जो कुछ भी किया है उसे वो चौपट कर देंगे। कांग्रेस सारे पैतरे केवल तुष्टीकरण के लिए चल रही है। इन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया है वो पूरा का पूरा मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र है। ये कहते हुए एक्सरे मशीन सबका एक्सरे निकालेंगे। आपके पास जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, जमीन जायदाद जांच करवाएंगे,
मंगलसूत्र कहाँ है, ये और फिर वो सारी संपत्ति अगर आपकी जरूरत से ज्यादा है तो ये वोट जिहाद वाले हैं ना, उनको बांट देंगे। क्या आप अपनी संपत्ति छीनने देंगे? क्या आपकी संपत्ति पर वोट जिहाद वालों को अधिकार करने देंगे? और कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। मोदी कहता है इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है। भारतीय जनता पार्टी यूपी की अमेठी लोकसभा सीट पर दोबारा से जीत हासिल करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी के प्रमुख नेता इस चर्चित सीट में से चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी के समर्थन में लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं और जनता से अपील कर रही हैं वोट की। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में रोड शो भी किया और लोगों से स्मृति ईरानी के समर्थन में वोट की अपील की। आपको बता दें कि 2019 में राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में पचखनी देने वाली स्मृति ईरानी का मुकाबला इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा से है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले दुनिया में भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था, सीमाएं असुरक्षित थी, लेकिन आज दुनिया में भारत का सम्मान भी बढ़ा है और सुरक्षाएं जो हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आतंकवाद पर भी नकेल लगा है। योगी आदित्यनाथ ने सभा में मौजूद सभी लोगों से एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील की। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में भारत ने जो प्रगति की है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। 2014 के पहले क्या स्थिति थी? 2014 के पहले दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था। लगातार सम्मान घटता जा रहा था। सीमाएं असुरक्षित थी, घुसपैठ होती थी, आतंकी विस्फोट होते थे। और जब भी मैं तब भी सांसद था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जब हम पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पे था, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी और हर हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। यही होता था ना। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ है। आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। सीमाएं सुरक्षित होने के साथ साथ आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। अब तो जोर से कहीं पर पटाखा फट जाए ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है। कथित शराब घोटाले मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी और इंडी गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। दिल्ली में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी की जीत के लिए जम करके चुनावी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार महाबल मिश्रा के समर्थन में पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ में रोड शो किया और लोगों से महाबल मिश्रा के समर्थन में वोट देने की अपील की। दिल्ली में इस समय गर्मी के साथ साथ सियासी तापमान भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं।
कि बीजेपी वाले मुझे फिर से जेल में डालना चाहते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि आप देख सकते हैं कि वे किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, वो हम सबको जेल में डालना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप ये जेल का खेल खेल रही हैं, कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह, कभी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रही हैं। कल मैं अपने सभी बड़े नेताओं विधायकों के साथ दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय आ रहा हूं और आप जिसे चाहे उसे जेल में डाल दीजिएगा। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं, जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में। पंजाब में लोकसभा की सभी 13 सीटों पर 1 जून को 7वें चरण में मतदान होना है। इसको लेकर के सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में ताकतें झोंक रही हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल के बीच है। पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता भगवंत मान लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही हैं। सीएम मान ने होशियारपुर में लोकसभा प्रत्याशी भगवंत मान के लिए रोड शो किया है। आम आदमी पार्टी ने राजकुमार चब्बेवाल को होशियारपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वैसे तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का सारा जोर अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर ही दिख रहा है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इन दोनों सीटों को लेकर के पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं और इसीलिए लगातार यहां पर पहुंच करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खुद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी रायबरेली पहुंच करके चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई हैं। जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी से पार्टी उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने लोगों से पार्टी प्रत्याशी के लिए समर्थन में मतदान करने की अपील भी की है। अमेठी में से जो है कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। किशोरी लाल शर्मा का मुख्य मुकाबला जो है वो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी से है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रही हैं, जिसके लिए चुनाव प्रचार की जो रफ्तार है वो और तेज हो चुकी है। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेडी और मुख्य विपक्षी बीजेपी के बीच माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार जुवेल ओराम
के समर्थन में आयोजित रोड शो में शामिल हुए हैं। जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन का मन बना लिया है। जेउल ओराम ने कहा कि सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा करेगी। पूरे देश में जन जन ने अपना मन बना लिया है कि मोदी जी को अभूतपूर्व मेजॉरिटी के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है मोदी जी का, उस संकल्प के लिए अगले 5 वर्षों तक कड़ी मेहनत के साथ मोदी जी और मोदी जी के सभी सरकार के और पूरा देश मेहनत करेगा, जिससे कि विकसित भारत का सपना पूरा हो। महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज देर शाम खत्म हो गया है। ठाणे में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने पार्टी प्रत्याशी वैशाली राणे के समर्थन में रोड शो किया। उनके लिए जनता से वोट देने की अपील भी की है। ठाणे सीट पर वैशाली राणे का मुकाबला शिवसेना शिंदे गुट के नेता वर्तमान सांसद श्रीकांत शिंदे से है। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, जिनको पार्टी ने दोबारा से मौका दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा चुनाव प्रचार करने और जेडीयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में वोट मांगने सिवान पहुंचे। वहां पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने नाना पटोले पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नाना कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को दोबारा से शुद्धिकरण करेंगे। मैं नाना पटोले से पूछता हूं कि हमें पहले बताइए कि सोनिया गांधी हिंदू है या ईसाई है? ये कांग्रेस पार्टी और इसके लोग अभी भी राम मंदिर के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? वहीं हिमंत बिस्वा शर्मा ने लालू यादव पर भी राम मंदिर के पीछे पड़ने का आरोप लगाया है। आगे उन्होंने कहा कि उनका अभी भी मन है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वे दोबारा से राम लल्ला को टेंट में ही बैठाएंगे। कांग्रेस का एक शख्स है जो महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष है, उन्होंने बोला, नाना पटोले है उनका नाम, उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस सरकार आएगा तो हम राम मंदिर का दोबारा शुद्धिकरण करूंगा। मैंने पूछा, भाई कांग्रेस पार्टी कैसे राम मंदिर का शुद्धिकरण कर सकता है? बोले क्यों नहीं कर सकता है? मैं बोला पहले बताओ सोनिया गांधी हिंदू है कि क्रिश्चियन है, ये पहले बताओ हमें ये पहले बताओ। अगर सोनिया गांधी हिंदू है तो अलग होगा, लेकिन अगर सोनिया गांधी क्रिश्चियन हो तो उनको हम राम मंदिर शुद्धिकरण का अनुमति देगा क्या? हम उनको अनुमति देगा क्या? तो ये कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर का पीछे है। लालू यादव अभी भी राम मंदिर का पीछे है। उनका मन है अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार बनते हैं ना, वो दोबारा रामलला को टेंट में ले आने का उनका अभी भी मन है। पटना के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने इसी के साथ इस बात का भी जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सब साफ होता जा रहा है कि देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही। वहीं गठबंधन से प्रधानमंत्री होने वाले सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमने शुरुआत में कह दिया था कि अभी नया रिश्ता बना है। हमारे नेता बैठकर तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में क्यों टिप्पणी कर रही हैं? वे अपने बारे में बताइए कि वे कितने दिन रहेंगे और कितने दिन रह सकते हैं या रहना चाहते हैं। जो कुछ बिगड़ चुका है सरकार के कारण, उसको फिर से ठीक करना है। हमको फिर से इस देश को खड़ा करना है, इस देश की फिजा को संवारना है, सजाना है, इस लोगों के दिलों को फिर से जोड़ना है। और वो तभी संभव होगा जब हमारे हाथ में सरकारी तंत्र होंगे, हमारे हाथ में सरकार का पावर होगा। उस पावर को एक अच्छे काम के लिए, अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए उसको हम सही उपयोग में लाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसकी तैयारी कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी माओइस्ट और कम्युनलिस्ट एक साथ नहीं इस्तेमाल होता है। क्या गलत है क्या सही है वो अलग बात है,
लेकिन कहीं लेफ्ट और राइट एक साथ नहीं इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री अगर ये नहीं जानते हैं, इतना फ़र्क नहीं जानते हैं, तो प्रधानमंत्री को बधाई हो। लेकिन हम माओइस्ट भी हैं और हम राइटिस्ट भी हैं, हम कम्युनलिस्ट भी हैं, हम एंटी इंडियन भी हैं, सब कुछ हैं। ये एक ही मैनिफेस्टो में कोई डाल सकता है क्या? ये मैनिफेस्टो जीवन दान का मैनिफेस्टो है, जो हमारी डेमोक्रेसी सिसक रही है, उस डेमोक्रेसी को एक बार फिर मजबूत करना, इसको फिर अपने पांव पे खड़ा करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, उसको हम करने की। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।